आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, जहां एक लॉयर ने अरबों डॉक्टर्स और नर्सेस की जान बचा दी। तो उसने ये कैसे किया, ये जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। कहानी की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल में, जहां विकी को दिखाया जाता है, जो पेशे से एक डॉक्टर है, जिसके 3 बच्चे हैं। वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद सीधा हॉस्पिटल जाती है, जहां पर एक पेशेंट आता है। वो HIV पॉजिटिव है। विकी उसे हैंडल करने की कोशिश करती है, जिसके लिए उसे एक इंजेक्शन पेशेंट को लगाना पड़ता है। वो उस इंजेक्शन को उस पेशेंट को जैसे ही लगाने जाती है, उस इंजेक्शन का नीडल गलती से उसके ही हाथ में लग जाता है और नीडल विकी के हाथ में दर्ज जाता है, जिसके बाद वो दर्द से चिल्लाने लगती है। इसी के साथ द सुपीरियर शो प्रेजेंट करता है पंचर। इस हादसे के बाद कहानी सीधे 3 साल बाद शुरू होती है, जहां हमारे क्रिस इवांस एक लॉयर का रोल निभा रहा है, जिसका नाम माइक है। माइक लड़की और ड्रग्स के नशे पते के चक्कर में पड़ा हुआ है। माइक ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसकी वाइफ के साथ उसके रिलेशन कुछ ठीक नहीं है और उसे अकेला रहना भी पसंद नहीं है। माइक अपने पार्टनर पॉल के साथ काम करता है। दोनों की एक छोटी सी लॉयर फर्म है, जिसमें वो छोटे मोटे एक्सीडेंट के केस लड़ते हैं और उसी से वो अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। दोनों अपने काम में बहुत माहिर है। इसके बाद भी उन्हें छोटे मोटे केस ही मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, जिसमें वो लोगों के केस को फ्री में डिस्कस और कंसल्ट करेंगे। इस एडवर्टाइजमेंट के जरिए उनके पास विकी का कॉल आता है। विकी वही है जिसके साथ 3 साल पहले एक हादसा हुआ था, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, और दोनों उससे मिलने जाते हैं। विकी उस हादसे के बाद HIV पॉजिटिव हो गई थी और विकी अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, और वो दोनों को बताती है कि उसे नीडल इन्फेक्शन की वजह से ये बीमारी हुई है और लाखों फ्रंटलाइन वर्कर्स को ऐसी बीमारी हर साल होती है। वो बताती है कि इस इन्फेक्शन को एक मामूली सेफ्टी नीडल के हेल्प से रोका जा सकता है, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट किसी रीज़न के चलते इस नीडल को यूज़ नहीं करता है। जिसके बाद वो जेफरी से मिलता है। वो उस सेफ्टी नीडल्स को बनाता है, जिसके इस्तेमाल से नीडल इन्फेक्शन को टाला जा सकता है, जिसके चलते अरबों डॉक्टर्स की जान बच सकती है। पर 2000 हॉस्पिटल में से सिर्फ एक ही हॉस्पिटल उसके द्वारा बनाई गई नीडल को यूज़ करता है। अब ऐसा क्यों है, ये हमें आगे पता चलेगा। माइक को पता चलता है कि अमेरिका के हर हॉस्पिटल में हर साल 8 लाख डॉक्टर्स और नर्स बस नीडल इन्फेक्शन से मारे जाते हैं, और फिर भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सेफ्टी नीडल यूज़ नहीं करता है। और जो कोई भी नर्स अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करती है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट उन्हें इतना परेशान करता है, या तो उन्हें अपनी जान देनी पड़ती है या फिर उन्हें उस केस को ही छोड़ना पड़ता है। जिसके बाद माइक उस केस को पूरी लगन से स्टडी करने लगता है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सेफ्टी नीडल इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि ये बहुत बड़े रिश्वत का स्कैंडल है, जिसमें अरबों लोग मारे गए बस इस वजह से कि कुछ लोगों ने पैसों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। वैसे करप्शन करने का तरीका बहुत ज़्यादा कैजुअल है। पॉल को लगता है कि इस केस को लड़ने के लिए उन्हें बहुत टाइम और बहुत सारा पैसा चाहिए, और उनके पास अभी इतना पैसा नहीं है। पॉल माइक को समझाता है कि वो इस केस के बारे में ज़्यादा ना सोचे और जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। पर माइक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था इस केस में, जिसके चलते पॉल भी केस लड़ने के लिए रेडी होता है। उनका केस कोर्ट में शुरू होता है और पहले ही हियरिंग में उनकी ज़्यादातर दलीलें नकार दी जाती है, पर कुछ दलीलों पर उनका केस पास होता है, जिसका मतलब यह है कि अब एक्चुअल केस स्टार्ट होगा। पर जिसके खिलाफ ये लोग केस लड़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, जिसके चलते वो जेफरी को परेशान करना स्टार्ट करता है ताकि वो डर जाए और केस लड़ना बंद कर दे। कोर्ट के बाहर उनका अपोनेंट लॉयर दोनों से मिलता है, जहां वो सीधा सीधा उन्हें धमकी देता है कि चुपचाप केस लड़ना बंद कर दो, नहीं तो वो दोनों को बर्बाद कर देगा। और दोनों उससे ये कहता है, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। और उसके ठीक बाद दोनों के फर्म को मिलने वाले इन्वेस्टर्स उनकी सारी फंडिंग बंद कर देता है। माइक अपने घर चला जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी बीवी घर का सारा फर्नीचर अपने साथ ले गई है और वो उसे डाइवोर्स देने वाली है। लगता है सारा सामान दहेज में आया था। अगले दिन पॉल केस बंद करने के चक्कर में था, पर माइक केस छोड़ने वाला नहीं है। इसी बीच माइक को वॉशिंगटन DC के सेनेटर ने कॉल किया है, जिसे माइक बहुत दिनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था।
तीनों सेनेटर से मिलने जाते हैं और उन्हें पूरे केस की डिटेल्स देते हैं और हॉस्पिटल ने किए हुए बड़े घपले के बारे में भी वो सेनेटर को बताते हैं। सेनेटर उनके काम से इम्प्रेस होती है और वो उनके काम को सपोर्ट करती है। पर मीटिंग खत्म होने के बाद माइक वॉशरूम में वाइट पाउडर का सेवन करता है और न जाने कैसे ये बात सेनेटर को पता चल जाती है। लगता है सेनेटर की सूंघने की शक्ति कुत्तों से भी ज़्यादा पावरफुल है। सेनेटर माइक को केस छोड़ने के लिए कहती है। वो नहीं चाहती कि इस महान केस को एक नशेड़ी लीड करे। अगर ये बात बाहर लीक हो गई तो इस केस पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। पर माइक सेनेटर को मना लेता है कि वो इस केस को तो नहीं छोड़ सकता, पर वो पाउडर ज़रूर छोड़ देगा। इसी बीच विकी एड्स की वजह से मारी जाती है, जिससे माइक बहुत गुस्सा हो जाता है। माइक केस को प्रिपेयर कर रहा होता है और वो हर हाल में अब केस को जीतना चाहता है ताकि और ज़्यादा जाने इस लापरवाही की वजह से न जाए। पर बिना वाइट पाउडर के उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उसकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगती है। उसकी ये हालत ड्रग्स छोड़ने की वजह से हो रही है। उसे हेलुसिनेशन होता है और वो अपने वाइफ को अपने सामने पाता है। नेक्स्ट सीन में उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, पर उसका इंश्योरेंस उसके इलाज होने वाले अमाउंट को पे नहीं करने वाला था, जिसके बाद पॉल खुद ही उसके इलाज के लिए पैसे जमा करता है। किसी ने सही कहा है, एक ऐसा दोस्त बनाओ जो 100 के बराबर हो। खैर माइक डॉक्टर के प्रोटेस्ट में शामिल होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस केस के बारे में पता चल सके और ज़्यादा लोग इस केस के बारे में बात करें। माइक को पता लगता है कि सेनेटर ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया है क्योंकि बड़े लोगों ने बहुत सारा पैसा उसके पार्टी में लगाया है। शायद सारे ही नेता ऐसे ही होते हैं, पलटूराम कई के। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सेनेटर के जाने के बाद माइक फिर से नशे करना शुरू कर देता है। कुछ दिन बाद अपोनेंट लॉयर एक और बार उनको मिलने बुलाता है, पर इस बार वो एक ऑफर लाया है जिसमें वो जेफरी से सेफ्टी नीडल को बनाने वाले पेटेंट को ही खरीदना चाहता है। उनका प्लान था कि वो पेटेंट को ही खरीद लेंगे और बाद में जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे और वो सेफ्टी नीडल को ही खत्म कर देंगे। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और ये बात जेफरी भी समझ जाता है और वो साफ इनकार करता है कि वो किसी भी हाल में पेटेंट नहीं बेचेगा क्योंकि वो अपने सेफ्टी नीडल को दुनिया भर के हॉस्पिटल में भेजना चाहता है। जिसके बाद वो बाहर चला जाता है। उनके पास इस ऑफर को लेने के लिए 3 दिन तक का समय है। रात में घर जाते समय पॉल और माइक की लड़ाई हो जाती है। माइक के फर्म की फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब होती है और उनके पास केस लड़ने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं, जिसकी वजह से पॉल कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए उसे मनाने की कोशिश करता है। पर माइक केस छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। माइक अपना घर बेचने के लिए तैयार था पर केस छोड़ने के लिए नहीं। माइक आधे रास्ते में ही पैदल निकल लेता है। कुछ देर बाद वो एक आदमी से मिलता है जो खुद को विकी का दोस्त बताता है और वो रास्ते में बताता है कि जिस कंपनी के खिलाफ वो केस लड़ रहा है उस कंपनी के मालिक ने साफ इनकार किया था कि उसके जीते जी वो प्लास्टिक इंजेक्शन नहीं बनाएगा। इसके बावजूद कि ऐसा करने पर उनका प्रॉफिट न जाने कितना गुना बढ़ जाता। और जैसे ही वो मरा उस कंपनी ने वो प्लास्टिक इंजेक्शन बनाना शुरू कर दिए, जिसके चलते सिर्फ 10 साल में ही न जाने कितनी खतरनाक और जानलेवा बीमारियों ने अपना सर उठा लिया और खरबों डॉक्टर्स उनकी गलती की वजह से मारे गए। वो आदमी उसे बताता है कि प्लास्टिक इंजेक्शन को बार बार यूज़ करने से रशिया, अफ्रीका और इंडिया में एड्स बहुत तेज़ी से फैल रहा है। माइक उसे बताता है कि वो केस को वापस ले रहे हैं और उस सेफ्टी नीडल के पेटेंट को बेचने वाले हैं, जिस पर वो आदमी उस पर गुस्सा करता है। वो आदमी संदीप माहेश्वरी बनकर उसे एक मोटिवेशनल कोट सुनाता है कि कभी कभी चमकदार रोशनी गहरे अंधेरों से ही पनपती है, जिसे सुनकर आपकी तरह माइक भी मोटिवेट हो जाता है। आप भी मुझे मोटिवेट होने का एक रीज़न दे सकते हो। खैर, जिसके बाद वो रात में पॉल को कॉल करता है, पर वो ये कहते हुए कॉल काट देता है कि वो कल बात करेंगे। माइक उसी अपोनेंट लॉयर के घर जाता है और वहाँ पर वो उसे बताता है कि मैं भी कभी एक अच्छा आदमी था। एक बार उसने एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी पर केस ठोक दिया, जिसके बाद केस सेटलमेंट हुआ और कुछ भी नहीं बदला। आज भी बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं और मारे जाते हैं, पर वो कंपनी आज भी बिना किसी प्रॉब्लम के सिगरेट बनाकर खुलेआम बेच रही है और किसी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस चीज़ ने उसे बदल दिया। वो माइक को समझाता है कि छोटे लोग हमेशा हार जाते हैं और पैसे वाले लोग हमेशा जीतते हैं। माइक वहाँ से जाने लगता है
और उसे पता चलता है कि पॉल ने सेफ्टी नीडल के पेटेंट को बेचने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। माइक कहता है कि उसने हार नहीं मानी है और वो हर उस आदमी को अपना क्लाइंट बनाएगा जिसने इस बीमारी से अपनी जान या अपने रिलेटिव्स को खोया है, और फिर एक बार उससे कोर्ट में मिलेगा और उसे बताएगा कि एक साधारण आदमी क्या कर सकता है। माइक अपने घर जाता है और एक कार उसका पीछा करती है और ये कार बहुत दिनों से माइक का पीछा कर रही थी। अगले दिन पॉल को पता चलता है कि माइक की मौत हो गई है। माइक ड्रग ओवरडोज से मर गया है। पॉल उसे देखकर बहुत दुखी होता है क्योंकि आज उसने अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया है और वो बहुत रोता है। जिसके कुछ दिन बाद फाइनली दोनों केस को सेटल करने के लिए मिलता है, पर पॉल ने अपने दोस्त के मरने के बाद सेटलमेंट करने का प्लान चेंज कर दिया था और एक बड़ी लॉयर फर्म से हेल्प लेता है और इसके बाद वो सीधा कोर्ट में मिलता है। जिसके कुछ साल बाद वो ये केस जीत जाता है और अब सेफ्टी नीडल पूरे अमेरिका के हॉस्पिटल में यूज होने लगी है, जिसके चलते एक भी जानलेवा बीमारी डॉक्टर्स और नर्सेस को होना बंद हो गई है। दूसरी तरफ गरीब देशों में आज भी प्लास्टिक इंजेक्शन के इस्तेमाल से 100 गुना जाने जा रही है। माइक की मौत ओवरडोज से हुई थी या ये एक सोचा समझा मर्डर था, इसके रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। इस कहानी में दोनों लॉयर्स को पैसों के दम पर बहुत परेशान किया गया और उन्हें खरीदने की कोशिश भी की गई, पर दोनों लॉयर्स ने अपने उसूलों को कभी भी नहीं भूला और इसी वजह से उन्होंने न जाने कितने लोगों की जान बचा ली। उन्होंने अरबों फ्रंटलाइन वर्कर्स की जान बचाई जो दूसरों की जान बचाने के लिए जाने जाते हैं। इस सच्ची कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हौसले मजबूत हो तो इंसान कुछ भी कर गुजरने में सक्षम होता है। और इसी के साथ ये मूवी जिसका नाम पंचर है यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप कि ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय। हाय हेलो और थैंक यू, चलते हैं फिर मिलेंगे।